फंक्शंस। देखो, कोई भी फंक्शन हो, पीरियोडिक फंक्शन किसे कहेंगे? जो किसी इंटरवल पर रिपीट हो रहा हो उसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे। जैसे अगर आपको मैं ग्राफ से बताना चाहूँ, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में रिपीट हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं साइन एक्स का ग्राफ देख लेता हूँ। आप साइन एक्स के ग्राफ को जब देखोगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि ये रिपीट हो रहा है। ये हमारे पास में साइन एक्स का ग्राफ है। अब अगर मैं इसको यहाँ से कैंची लेकर यहाँ से कट कर दूँ और यहाँ से मैं जब इसको कट कर दूँ, अब इस पूरे को मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ। ऐसा लग नहीं रहा आपको कि इस पूरे को मैंने यहाँ से क्या किया, कट किया और पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया इस सेम वाले फंक्शन को, इधर भी मैंने ये पेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, और इनका पीरियड क्या होता है? जो ये मिनिमम वाला पीरियड है ना, ये इसको कहते हैं, जो मिनिमम पीरियड है हमारे पास में, इसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। वैसे तो देखो ये पीरियडिक लार्ज में भी हो सकता है। आप कहोगे सर ये पूरा, अगर इस पूरे को कॉपी पेस्ट करूं, मैं इस पूरे को कट करूं यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे को अगर मैं कट कर दूं और पेस्ट करूं अगर यहाँ पर, तो भी पीरियोडिक बन रहा है क्योंकि ये पूरा यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो सर ये भी इसका पीरियड ये भी होना चाहिए, लेकिन ये भी पीरियड है इसका, बट जो फंडामेंटल पीरियड है वो मिनिमम होता है। क्लियर? तो आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है शायद पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक है, अब हम डेफिनेशन पर देखते हैं। डेफिनेशन पार्ट ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन को पढ़ते हैं। क्लियर? सो लेट मी फर्स्ट इरेज इट। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। देखो, पीरियोडिक फंक्शन के लिए हमारे पास में एक डेफिनेशन दे रखी है कि f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो वो हमारे पास में एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और उस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो t होगा। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ लिख रखी है। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t इफ एग्जिस्ट्स इज कॉल्ड पीरियड या प्रिंसिपल पीरियड या फंडामेंटल पीरियड ऑफ f ऑफ x। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि t की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो फंडामेंटल पीरियड होता है f ऑफ x का। क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इसमें हमें पीरियोडिसिटी चेक करनी है और इनका फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में दे रखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू a cos 2x प्लस c एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो आपको कुछ नहीं करना, f ऑफ x दे रखा होगा, f ऑफ x को चेंज करना है f ऑफ x प्लस t में और उसको इक्वल रख देना है f ऑफ x के। ठीक है, और वहाँ से हमें t की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैंने f ऑफ x ये रखा, इसमें मैंने f ऑफ x की जगह x प्लस t रख दिया और इन दोनों को इक्वल रख दिया। f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस टी रख दिया मैंने। तो अगर मैं इसमें x की जगह x प्लस टी रखूँगा तो क्या बन जाएगा? ये वाली टर्म हमारे पास में बन जाएगी a cos 2x प्लस 2t प्लस c इज इक्वल टू a cos 2x प्लस c। ठीक है, अब मैं जब इस पूरे कोस को इधर ले आऊँगा तो ये माइनस में बन जाएगा, a को मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा इस तरह वाली टर्म। ठीक है, a को मैंने 0 में रख दिया, इधर ये 0 में आ गया। फिर क्या किया, यहाँ पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे। तो cos c माइनस cos d के फॉर्मूला याद करने की आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, देखो cos c माइनस cos d, अगर पहली बात तो ये ऐड और सब्ट्रैक्शन ये तभी होते हैं जब यहाँ पर सेम फंक्शन होते हैं ना, तब। जैसे साइन माइनस साइन, साइन प्लस साइन, कोस माइनस कोस, कोस प्लस c। ठीक है, क्लियर? पहली बात तो ये क्लियर। सेकंड बात ये कि अगर कोस होता है तो कोस के लिए हम कहते हैं कि उसके लिए सेम फॉर्मूला होता है। सेम फॉर्मूला का मतलब ये जो प्लस माइनस है इसे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बनेगा और तब जब कोस हमारे पास में होता है तो उसके लिए
हमारे पास में सेम फंक्शन बनेगा। तो सेम में अब साइन में सेम बन सकता है या कोस में सेम बन सकता है। अब ये चेक करने के लिए आप इनके बीच में साइन चेक करो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस के लिए बन जाएगा अपोजिट टू द एग्जिस्टिंग फंक्शन हेयर। इसमें यहाँ पर एग्जिस्ट क्या कौन सा फंक्शन है, कोस है, तो यहाँ पर ये माइनस है, तो इसका मतलब जो सेम फंक्शन होगा, जो प्रोडक्ट में सेम फंक्शन होगा वो साइन का होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। अब इसको जब सोल्व करूंगा मैं, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 साइन डी माइनस सी अपॉन में 2। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से सोल्व कर दिया, तो ये वाली टर्म बन जाएगी। जब मैं d माइनस सी करूँगा तो देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2t अपॉन में 2 बच जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को जीरो पुट कर देना है अलग अलग। ठीक है, क्या तो ये भी जीरो हो सकता है, क्या ये जीरो हो सकता है। अब आप देखिए मैंने इन दोनों को जीरो पुट कर दिया। क्लियर। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, साइन जीरो कब होता है, साइन जीरो एन पाई पर होता है, तो मैंने इसको एन पाई रख दिया और इसको भी एन पाई रख दिया। लेकिन ये सही, ये रोंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं t और x को अलग नहीं कर पाऊँ, अगर मैं t और x को अलग नहीं कर पाऊँ तो इसका मतलब वो पीरियोडिक नहीं है, वहाँ से पीरियोडिसिटी नल आ रही है हमारे पास में, तो इसका मतलब इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ से अगर मैं लेकर चलूँ t इज इक्वल टू एन पाई, तो ये हमारे पास में पीरियड आ गया। लेकिन हमें फंडामेंटल पीरियड फाइंड करना है, इसके लिए t की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेंगे हम, और t की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। जब मैं n की जगह क्या रखूँगा, 1 रखूँगा। क्लियर। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि t ग्रेटर देन 0 ही होता है हमेशा। क्लियर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि n हमेशा एक इंटीजर होता है। क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स। इसमें अब देखो मैं पहले क्वेश्चन को बहुत धीरे से समझाया, अब मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट हूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दे रखा है साइन अंडर रूट ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह एक्स प्लस टी पुट कर देना है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी पुट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी और ये वैल्यू पुट कर दी। फिर इसको प्लस वाले को माइनस में ले आओ इधर, यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और साइन के लिए क्या होता है, फॉर्मूला अपोजिट में होता है, तो अपोजिट आएगा यहाँ पर। और पहले यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, कोस आएगा, तो 2 कोस सी प्लस टी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2 इसका फॉर्मूला आ जाएगा। सी प्लस डी किया तो ये आ गया, और सी माइनस डी किया तो ये वाला आ गया। क्लियर। अब क्या होता है, साइन कोस जीरो कब होता है, कोस जीरो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे होता है, तो इसको मैंने 2n प्लस 1 पाई बाई 2 रख दिया यहाँ पर। साइन जीरो होता है जब, साइन जीरो कब होता है, साइन जीरो तब होता है जब ये अंदर वाली टर्म एन पाई हो, तो मैंने यहाँ पर एन पाई रख दिया। अब आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि t और x को कभी भी अलग नहीं किया जा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं हम। तो इसका मतलब अगर t और n को हम अलग नहीं कर पाएँ, या t और x को, जो t हमारे पास में जो होता है वो फंडामेंटल पीरियड होता है, और जो हमारे पास में x होता है वो एक वेरिएबल होता है, अगर इनको हम कोई एक्सप्रेशन में अलग नहीं कर पाएँ, तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन हमारे पास में पीरियोडिक, जो हमारे पास में जो फंक्शन है वो पीरियोडिक नहीं है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि हम t और x को अलग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये पीरियोडिक नहीं है। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है x माइनस कोस एक्स बी ए पीरियोडिक विद t, तो हमें इसका पीरियड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रख देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जब मैं एक्स प्लस टी रखूँगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टी माइनस कोस एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एक्स माइनस कोस एक्स। तो यहाँ पर से ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये टी यहाँ पर रहेगा, और ये कोस उधर चल जाएगा पॉजिटिव में, तो क्या बन जाएगा, कोस एक्स प्लस टी माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। ये पूरा बन गया हमारे पास में। अब यहाँ से देखो, आप कुछ भी कर लो, t और x को अलग नहीं कर पा रहे हो, या इसको दूसरी टर्म में हम इस तरीके से कह सकते हैं, क्या t कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये जो टर्म यहाँ पर ये लाइन कही गई है, एग्जैक्ट यही लाइन सही है। तो t कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट ऑफ x,
तो ये क्या होगा, हमारे पास में नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 पाई एक्स अपॉन में 3। तो मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखूँगा। तो यहाँ से जब मैंने इसको रखा तो ये बन गया, ये वाली टर्म बन गई पूरी। क्लियर। अब क्या करो, अब साइन अपॉन कोस रख दो, इसको भी साइन अपॉन कोस रख दो, तो यहाँ पर बन जाएगा। इसको मैं अगर कुछ समय के लिए, देखो वेट फॉर 2 मिनट, अगर इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा। अब देखो, इसको मैंने साइन को क्या लिख दूंगा, साइन को लिख दूंगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, कोस बीटा अपॉन में साइन बीटा अपॉन में कोस बीटा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जब बन जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा कोस अल्फा। अब इसको इधर ले आऊंगा तो बन जाएगा ये साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये बन जाएगा हमारे पास में। जो ये वाली टर्म हमारे पास में पूरी कंप्लीट बन जाएगी। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी वाला फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी करूँगा यहाँ पर मैं, जब ए माइनस बी करूँगा तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो जहाँ ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो अंदर क्या बचेगा, साइन पाई टी अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पाई टी अपॉन 3 इज इक्वल टू एन पाई से पाई कैंसिल होगा, टी इज इक्वल टू 3n आ गया। लेकिन हमें फंडामेंटल पीरियड के लिए टी की मिनिमम वैल्यू लेनी होती है, तो इस टी की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब n की वैल्यू मैं 1 लूँगा, क्योंकि n क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमें दे रखा है, वेट फॉर 2 मिनट, लेट मी। सो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव कोस 1 अपॉन में एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज नॉन पीरियोडिक। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये रख दिया, ठीक है। क्लियर। अब क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 अपॉन में एक्स। ये हम पढ़ेंगे हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो, अब x और t को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, तो इसको यहाँ से हम कभी भी x और t को अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब cos 1 अपॉन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। क्लियर। ठीक है, विच इज नॉन पीरियोडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर x sin x इज पीरियोडिक और नॉट। तो हम क्या करेंगे, लेट इट इज पीरियोडिक वेयर it is a periodic with period t where t greater than 0। तो हम f of x plus t is equal to f of x रख देंगे, तो x plus t sin x plus t is equal to x sin x बन जाएगा। ये पूरी टर्म वाली बन जाएगी, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर ये बनेगा t sin x plus t, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा x sin x, ठीक है। क्लियर। तो मैंने क्या कर दिया, t साइन x प्लस टी को अलग कर दिया, और जो x साइन x इधर था और इधर जो बना x साइन x प्लस टी, इसको इधर माइनस में ले आया, तो ये वाली टर्म बन गई। क्लियर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये साइन है, साइन -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। t कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो इधर हमारे पास में कुछ कांस्टेंट वाली वैल्यू है, लेकिन इधर हमारे पास में x वेरिएबल है। क्लियर है। हमारे पास में यहाँ पर लिख भी रखा है कि लेफ्ट हैंड इज ओनली ए ट्रिग्नोमेट्रिक। जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड में है, ये कैसी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और वेयर्स राइट हैंड इज ए प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देयर इज नो एल्जेब्रिक फंक्शन इन x ऑन द लेफ्ट विच कैन कैंसिल। ये कह रहा है कि लेफ्ट में कोई भी एक ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है जो कैंसिल कर जाए x को ऑन द राइट, जो इसको x को कैंसिल कर जाए। सो वी दैट, सिंपल सी बात आपको ये याद ध्यान रखनी है, ये बकवास आपको बिल्कुल नहीं देखनी। आपको ये देखना है कि आप x और t को अलग कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, ये कंपेरेबल ही नहीं हो रहे यहाँ पर। तो यहाँ पर x और t को अलग न करने के कारण ये हमारे पास में, या आप कह सकते हैं कि t की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कोई कांस्टेंट,
तो हम कह सकते हैं कि x sin x फंक्शन इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? सो लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट पार्ट। अब देखो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहली बात तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनकी जो पावर है वो ओड है, जैसे पहली बात साइन कोस सेक कोसेक, इनका पीरियड 2 पाई होता है। क्लियर? और जो टेन कोट है उनका पीरियड पाई होता है। ठीक? क्लियर? लेकिन जब हम साइन और कोस और सेक और कोसेक की पावर इवन ले लेते हैं, जैसे सेक स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इनका पीरियड इन सभी का पीरियड पाई हो जाता है। लेकिन ये बात क्लियर कर लो आप, टेन और कोट का पीरियड हमेशा ही पाई रहेगा, चाहे आप इसकी पावर कुछ भी रखो। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। एंड द सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि देर मे बी पीरियोडिक फंक्शन विच हैव नो फंडामेंटल पीरियड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। जो हमारे कांस्टेंट फंक्शन है वो पीरियोडिक होते हैं, लेकिन उनका पीरियड डिफाइन नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, लेकिन उनका पीरियड डिफाइन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इसी तरीके से हमारे पास में एक डिरिचलेट फंक्शन है, जहाँ पर वो भी हमारे पास में क्या नहीं है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड डिफाइन नहीं है। क्लियर? तो हम यहाँ पर डिरिचलेट फंक्शन को देख सकते हैं। अगर मुझे प्रूव करना हो कि डिरिचलेट फंक्शन को प्रूव करो कि ये पीरियोडिक है जिसका जो पीरियड है वो डिफाइन नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप P अपॉन Q को लेकर रखो। वहाँ पर P अपॉन Q क्या होंगे हमारे पास में। डिरिचलेट फंक्शन की पहली बात तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 जब x के लिए रैशनल और f ऑफ x इज इक्वल टू 0 जब x इरेशनल है। तो मैं P अपॉन Q लेकर चला यहाँ पर, जो कि रैशनल है। P एंड Q बिलोंग्स टू को प्राइम नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होगा हमारे पास में। फिर मैं क्या करूँगा, f ऑफ x प्लस टी पुट करूँगा और उसको f ऑफ x के इक्वल रख दूंगा, तो वो हम पीरियोडिक उसको शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने t की जगह क्या रख दिया, P अपॉन Q रख दिया। ठीक है, P अपॉन Q लेकर रखा, तो मैंने f ऑफ x प्लस P अपॉन Q रखा। तो देखो x क्या था हमारे पास में, x अगर x मान लो अगर रैशनल है तो P अपॉन Q हमारे पास में भी रैशनल हो गया, तो ये पूरा क्या होगा, रैशनल होगा। और रैशनल, ये पूरे रैशनल है तो हमारे पास में इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर ये पूरा रैशनल नहीं है तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, क्योंकि P अपॉन Q तो हमारे पास में रैशनल पहले से था। लेकिन अगर ये x रैशनल नहीं है, अगर x रैशनल नहीं है तो ये पूरा भी इरेशनल हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू तब 0 आ गई। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा क्या है, रैशनल है। तो अगर x बिलोंग्स टू, इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू, अगर क्या है, रैशनल है तो 1 आ रही है। अगर x बिलोंग्स टू हमारे पास में इरेशनल है तो 0 आ रही है। और ये डेफिनेशन किसकी थी, f ऑफ x की थी। तो f ऑफ x प्लस P अपॉन Q इज इक्वल टू f ऑफ x हो गया। इसका मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और जिसका पीरियड इसके हिसाब से P अपॉन Q होना चाहिए। लेकिन हम P अपॉन Q का मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। P अपॉन Q की मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि P एन अपॉन Q को प्राइम नंबर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं किए जाने के कारण, एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू न आने के कारण हम इसको पीरियड डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कांस्टेंट और डिरिचलेट जो फंक्शन हैं वो पीरियोडिक होते हैं बट उनका पीरियड डिफाइन नहीं है। क्लियर? अब देखिए मैंने क्या कहा था आपको, कांस्टेंट फंक्शन भी इसी तरीके से एक पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन उसका पीरियड डिफाइन नहीं है। क्लियर? तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि नो रैशनल फंक्शन एक्सेप्ट कांस्टेंट फंक्शन कैन बी पीरियोडिक फंक्शन। ये बात आपको गांठ बांध के रख लेनी है कि रैशनल फंक्शन होते हैं उनका वो नो रैशनल फंक्शन, इसका मतलब है कि कोई भी दुनिया का कोई भी रैशनल फंक्शन पीरियोडिक नहीं हो सकता है। क्लियर? क्लियर है। तो सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अलजेब्रिक फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन को छोड़कर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा।
कोई भी रेशनल फंक्शन भी कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा। अब ए फंक्शन कैन बी पीरियोडिक इन बाउंडेड सबसेट ऑफ इट्स नेचुरल डोमेन। अगर डोमेन को हम बाइंड कर दें तो हम किसी फंक्शन को क्या बना सकते हैं, पीरियोडिक भी बना सकते हैं। ये बात आपको यहाँ से कहना चाह रहा है। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रा द ग्राफ ऑफ द एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन द बिलो -3 to 9 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3n दे रखा है जब x की वैल्यू 3n से 3n प्लस 1 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है जब 3n प्लस 1 से लेकर 3n प्लस 2 तक है x की वैल्यू, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 3n प्लस 1 माइनस एक्स जब x की वैल्यू 3n प्लस 2 से लेकर 3n प्लस 1 है। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। आपको फाइंड क्या करना है, पहली बात तो state whether the function is periodic or not, so mention its domain of periodicity। देखो कुछ नहीं, पहली बात तो इसकी डोमेन कहाँ पर है, -3 से लेकर 9 तक। तो पहली बात तो आप x एक्सिस पे -3 से लेकर 9 तक ग्राफ ड्रॉ करो। ठीक है, क्लियर? ये कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर n के जगह 1 रख दो, n की। जब इसका मतलब ये पूरा हो गया जब x की वैल्यू 3 से लेकर 4 के बीच में है। क्लियर? या आप यहाँ पर रख दो n की वैल्यू 0, क्योंकि n में भी n इज होल नंबर है यार। ठीक है, तो मैंने जब n को 0 रखा तो ये बन गया 0 से लेकर 1 तक। क्लियर? जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगी तो जो ग्राफ बनेगा वो x-3 का ग्राफ बनेगा। अब आपको x-3 का ग्राफ बनाना आना चाहिए। जब आप 0 से लेकर 1 के बीच में चलोगे तो किसका ग्राफ बन रहा है, x माइनस 3n, और n क्या है 0, तो n क्या है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है हमें 0 से लेकर 1 तक। तो ये हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन गया। फिर आप यहाँ पर 0 ही रखो n को, तो x कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू जब 1 से लेकर 2 तक है तो क्या आना चाहिए, ग्राफ 1 आना चाहिए। तो ये इसी तरीके से ये 1 आ जाएगा। क्लियर? फिर आप यहाँ पर 2 से लेकर और 3 तक जब n की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 2 से 3 तक आएगी, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस एक्स मतलब नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बनेगी, और ये लाइन इस तरीके से बन जाएगी। क्लियर? अब फिर आप यहाँ पर रखोगे n इज इक्वल टू 1। देखो, वेट फॉर 1 मिनट। फिर आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 रखना है, और इसी तरीके से आपको फिर ये ग्राफ मिलेगा। अब आपको कुछ टर्म तक रिपीट करना है इसको, तो आप पाओगे कि ये -3 से 9 तक इस तरीके का ग्राफ बन गया। क्लियर है? आप ग्राफ बना सकते हैं इस तरीके का। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात, ये 3 पर रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, 3 है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम इसमें कह रहा है कि f हमारे पास में एक इवन फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड 10 है, और उसका ग्राफ 0 से लेकर 5 तक इस तरीके से ड्रॉन किया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको उस तरीके का जो फंक्शन है वो बनाना है, जो टूटा हुआ फंक्शन होता है डोमेन के अनुसार वाला। तो देखो 0 से लेकर 1 तक ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन फॉलो कर रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक y इक्वल टू, और बेसिक बात है अगर इसमें से 1 रखोगे तो 2 आ रहा है, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आ रहा है, तो y इक्वल टू 2x वाला ग्राफ बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जब 1 से लेकर 2 तक चलोगे, आप 1 से लेकर 2 तक चलोगे तो आप देखो ये ग्राफ 3 पर कट कर रहा है और नेगेटिव स्लोप है, तो इसका ग्राफ बन जाएगा 3 माइनस wait for 2 minutes, I have to put 3 minus 2x, 3 minus 2x नहीं x, sorry, let me erase it first. Okay, 3 minus x,
आपको कुछ नहीं, वैल्यू पुट करके इनका जो इक्वेशन है ये फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर 2 रखोगे x की वैल्यू तो क्या आएगा, 1 आएगा, और y की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है। इस तरीके से ग्राफ आपको बना लेना है। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी दो वैल्यू कोई भी पुट कर लो, यहाँ पर 2 1 पुट कर लो, यहाँ पर 3 -4 पुट कर लो और वो ग्राफ बना लो। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास में -5x + 11 -5x + 11। ठीक है, अब आपको इस तरीके से इस लाइन की भी इक्वेशन फाइंड करनी है और इस लाइन की भी इक्वेशन फाइंड करनी है। जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरे फंक्शन की जो ग्राफ है, ग्राफ से मैंने पूरे फंक्शन की वैल्यू प्रेडिक्ट कर ली है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में 2x है, 1 से लेकर 2 के बीच में 3 - x है। इस तरीके से अब हमें पहली बात तो ये दे रखा है कि ये एक इवन फंक्शन है f। अगर ये इवन है तो इसका मतलब ये इसकी जो डोमेन है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए अबाउट द ओरिजिन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ओरिजिन के सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो मैं -5 से लेकर 0 के बीच में भी अब इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो -5 से लेकर -4 के बीच में क्या होगा, इसमें x मैंने क्या कहा था, जब आपको किसी f(x) फंक्शन को इवन फंक्शन में चेंज करना हो तो आप वहाँ पर x की जगह -x रख दो। तो यहाँ पर जो हमारे पास में x की जगह क्या रख दो, -x रख दो। ठीक है, जब यहाँ पर मैं -4 से लेकर -3 के बीच में चलूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 -3x -13। इस तरीके से आप माइनस वाली वैल्यू पुट के रह जाओ x की जगह और आपके पास में पूरा ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर बन के आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास में ये पूरी वैल्यू आने के बाद में हमें क्या फाइंड करना था, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं f(3) 3/4 की। तो 3/4 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। तो ये 2x इसकी वैल्यू देगा ये, तो मैंने 2x से इसको क्या कर दिया, 2x इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3/2। अब नेक्स्ट है -13/2 जो कि होता है -6.5, जो कि हमारी इन दोनों डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन हमें एक पार्ट ऊपर और दे रखा था कि जो f है वो पीरियोडिक है, f पीरियोडिक है जिसका पीरियड क्या है 10 दे रखा है। तो हम f(x) को पुट कर सकते हैं f(x) + t। तो t यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, -13/2 को लिख दिया -13/2 + 10। तो ये बन गया f(7/2), ये बन गया 3.5 और 3.5 जो हमारा है वो किस में लाई करेगा, यहाँ पर। ठीक है, 3x -13 वाला। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया -5/2। ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या किया, हमारे पास में पूरा आ गया पार्ट ये, इसका हमें फ्रैक्शनल पार्ट भी लेना था ऊपर वाले में। तो जब मैं -5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट लूँगा तो ये -3 हो जाएगा। तो 3 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -9 हो जाएगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम देखना चाहें तो हमने इसकी वैल्यु फाइंड कर ली है और इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f(21/4)। तो 21/4 ये तो 5 से 5.2 कुछ समथिंग जाएगा, तो मतलब 5 से तो आगे है। तो आप इसमें क्या कर दो, -10 रख दो, -10 रख दो। क्यों -10 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि f(x) = f(x) + t होता है। f(x) + t का मतलब क्या होता है, अगर रियल में आप f(x) + t का मतलब जानना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि उसी जो ग्राफ को है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो t से। ठीक है, उसी चीज़ को t से आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, यही तो इसका मतलब होता है। तो मैंने उसी चीज़ को अगर मैं -10 शिफ्ट करूँगा तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि ये 10 पे पीरियोडिक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पर अगर मैं +10 भी पुट करता ना तो भी ये सेम वैल्यू यहाँ पर लिख सकता था, क्योंकि 10 के आगे फिर दोबारा ये रिपीट होगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात। जैसे यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ, ऐसे मान ली कोई भी मान लो जी यहाँ पर फंक्शन है
जिस फंक्शन की मान लो ये इतने पर रिपीट होता है, कुछ b पर रिपीट होता है मान लीजिए ये, अब उस फंक्शन के अंदर अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस बी रख दूंगा तो मतलब वो b यूनिट कहाँ पर चल जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सेम वाला सेम, सेम का सेम, ठीक है। अगर मैं माइनस उसमें b रख दूंगा तो वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा b वाला, तो वहाँ पर वो राइट वर्ड सेम का सेम शिफ्ट होगा, तो वहाँ पर जितना वो एफ ऑफ एक्स पे वैल्यू दे रहा था वही वैल्यू वो दे रहा होगा एफ ऑफ एक्स माइनस बी पर, और एफ ऑफ एक्स प्लस बी पर भी वही वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने -10 क्यू पुट किया, तो यहाँ पर मैं -10 पुट किया तो ये आ गया एफ ऑफ -19/4, और ये हमारे पास में एक इवन फंक्शन गिवन है तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 19/4। अब ये कितना होता है, ये होता है 4, मतलब 4 से 5 के बीच में लाई करेगा ये, और 4 से 5 के बीच में ग्राफ की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3 - x है, तो 3 - x मैंने इसमें पुट किया तो यह आंसर आ गया -7/4, ठीक है। अब हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेना था, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए देखो यहाँ पर -2 + 1/4 लिख दूंगा मैं -7/4 को, तो फ्रैक्शनल पार्ट में ये हमारे पास में अपने घर चला जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1/4। क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। अब हमें फाइंड करना था एफ ऑफ 31/2। अब 31 में भी मैं क्या करूँगा, वेट फॉर 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, इसको 31/2 को मैं क्या लिख दूंगा, क्या तो इसमें 10 माइनस कर दो या इसको इस तरीके से लिख दो 10 + 11/2 के फॉर्म में, तो ये क्या है 10 पे पीरियोडिक है तो इसको मैं लिख दूंगा एफ ऑफ 11/2, क्योंकि जितना 10 के आगे जाकर जो वैल्यू दे रहा होगा फंक्शन वही वैल्यू एफ ऑफ एक्स पे दे रहा होगा। अब ये 5 ये भी कुछ मतलब 5.1 कुछ समथिंग वैल्यू आएगी जो कि हमारी क्या है बहुत ज़्यादा है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, जब यहाँ पर हम जाएंगे तो हम इसमें भी क्या करेंगे -10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ -9/2, और ये -9/2 मैंने क्या कहा था आपको, एफ क्या है इवन फंक्शन है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एफ -9/2 = एफ 9/2 जो कि 4.5 वैल्यू है, और 4.5 के लिए आपको एफ ऑफ एक्स दे रहा है 3 - x, तो इसमें भी मैं क्या कर दूंगा 3 - x रख दूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। क्लियर। फिर इसका हमें क्या लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, इस पूरे का हमें क्या लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट लेना है -3/2 का, तो -3/2 का फ्रैक्शनल पार्ट देखो -3/2 होता है -1.5 समथिंग, तो ये -2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से आप देख सकते हैं, ओ सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, शायद ये लिस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है ये, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। लिस्ट इंटीजर में क्या होता है, जैसे मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ में अगर फ्रैक्शनल पार्ट में मैं वैल्यू कहाँ पर लेता था, जैसे 2 से 3 के बीच में अगर एक्स लाई कर रहा था तो मैं उसकी वैल्यू लेता था 2, पीछे वाली लेता था ग्रेटेस्ट इंटीजर में, लेकिन यहाँ पर मैं लूँगा ऊपर वाली वैल्यू, मतलब ज़्यादा वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं लिस्ट इंटीजर में -3/2 की जो -1.5 है वहाँ पर मैं उसी ग्रेटर वाली वैल्यू लूँगा तो वो -1 है, ग्रेटर नियर वैल्यू लेनी होती है, ग्रेटर नियर इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगी -1। क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 5। क्लियर। अब आप इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, इस पूरे को। यहाँ पर एफ ऑफ क्या दे रखा है -1/2, तो एफ ऑफ -1/2 एफ ऑफ 1/2 हो जाएगा, और एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है कि वो ऊपर दे रखी है आपको 2x आएगा, एफ ऑफ 1/2 रखेंगे तो 2x, तो वहाँ पर 1 हो जाएगा, और cos 1 क्या होता है हमारे पास में 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट में हमें दे रखा है एफ ऑफ -273, तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर देखिए एफ माइनस जो हमारा -273 है उसको मैंने जो काट कर लिख दिया -273 - 3, तो देखो ये 10 का मल्टीपल है तो यहाँ पर वो सेम वैल्यू दे रहा होगा, तो इसकी जो माइनस एफ ऑफ -3 पर दे रहा होगा, ठीक है। तो ये एफ ऑफ -3 आ गया। अब ये इवन फंक्शन है तो ये एफ ऑफ 3 आ गया, और एफ ऑफ 3 पर वैल्यू क्या दे रहा है फंक्शन, एफ ऑफ 3 पर फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है हमारे पास में, 3 पर वैल्यू दे रहा है 11 - 5x, तो ये 11 - 15 हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं
11 माइनस 15 -4 आ गया, ठीक है। और -4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट आपको पता होना चाहिए 0 होता है। अब प्रत्येक वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली और यहाँ पर लिख दी, और अब इनको मैं क्या कर लूँगा, एलसीएम लेकर सोल्व कर लूँगा, हमारे पास में आंसर आ जाएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको इसको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे इसमें मार खाते हैं क्योंकि उनको ग्राफ में दिक्कत होती है। रियल चीज़ ये होती है, ग्राफ से डरते हैं बच्चे, ग्राफ बनाने से, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना है, टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा इसका, ठीक है। पहली बात हमें दे रखा है यूजिंग ग्राफ फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर पीरियोडिक, इफ सो फाइंड द पीरियड। सबसे पहले हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन में मोड साइन x, ठीक है। तो पहली बात, अगर मोड दे रखा है तो इसकी हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब मैं यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि एक क्या तो साइन एक्स पॉजिटिव हो सकता है, क्या साइन एक्स नेगेटिव हो सकता है। क्लियर। अगर साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगा टू, ऊपर बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स और नीचे बन जाएगा साइन एक्स, तो ये ऊपर बन जाएगा 2 कोस एक्स, तो ये आंसर आ जाएगा 2 कोस एक्स। लेकिन अगर साइन एक्स नेगेटिव है तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स और ऊपर क्या बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा -2 कोस एक्स। क्लियर। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर सपोज मैंने मान लिया है कि अगर x की वैल्यू 0 से 2 पाई तक अगर मैं लेकर चलूँ, जहाँ पर पाई पर तो ऑब्वियस एक बात है ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा क्योंकि पाई पे साइन x क्या होता है, 0 होता है। तो अगर मैं 0 से 2 पाई की बात करूँ, 0 से 2 पाई के बारे में बात करना चाहूँ, तो यहाँ से आप ग्राफ देखिए। पहले आप क्या करो, साइन वाला ग्राफ ड्रॉ कर लो, इस तरीके का साइन वाला ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। अब आप ये देखो कि जहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो वो जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू देगा, 2 कोस एक्स देगा। अगर साइन में जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर, यहाँ पर जो साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर ग्राफ को क्या वैल्यू देनी चाहिए, 2 कोस एक्स देने चाहिए। अब देखो कोस एक्स का ग्राफ इस तरीके का होता है, सॉरी कोस एक्स का इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ आप बना दो 0 से लेकर पाई तक, तो 0 से पाई तक ये ग्राफ इस तरीके का है, यहाँ पर देखिए इस तरीके का। क्लियर। इस तरीके का ग्राफ है, तो यहाँ पर मैंने 0 से पाई तक ये इस तरीके का ग्राफ बना दिया। फिर अगर साइन नेगेटिव है, फिर मैंने क्या किया, पाई से लेकर मैं 2 पाई तक चला साइन वाले ग्राफ में, तो ये नेगेटिव वाला चल गया। अगर यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव है, तो फंक्शन हमारे पास में वैल्यू क्या देता है, -2 कोस एक्स देता है। अगर -2 कोस एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से, हाँ ओके, यहाँ से देखिए अगर पाई से लेकर 2 पाई तक ये -2 कोस एक्स का ग्राफ है, इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो आप यही ग्राफ अगर साइन एक्स यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव है तो इसमें -2 कोस एक्स का ग्राफ बनेगा, तो या आप यहाँ से लेकर इस साइन 2x वाले ग्राफ को बना दीजिए। क्लियर। अब जब आप इस तरीके से ग्राफ को बनाते जाएंगे तो ये इस तरीके का पूरा हमारे पास में एक इंटरफेस नज़र आएगा। क्लियर। अब यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये पीरियड क्या है, पीरियोडिक है, और इस पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड क्या है हमारे पास में, पाई इस फंक्शन का पीरियड है। क्लियर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। अब हमारे पास में कह रखा है कि tan और कोटेक्स का, अब देखो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं मैं पहले आपको ये बताता हूँ। tan कोटेक्स को सीधा काट के 1 लिख देते हैं और कह देते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन इसका पीरियड डिफाइन नहीं है। बच्चों बिल्कुल गलत है। क्या, क्यों गलत है? क्योंकि अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसकी डोमेन को जरूर देखेंगे हम, डोमेन क्या है उसके अनुसार हम उसको पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक डिफाइन करेंगे। समझ रहे हो बात? ठीक है। तो आप इसकी डोमेन देखो। पहली बात, इसको मैंने अगर सही फॉर्म में लिखूंगा तो ऊपर बनेगा साइन कोस, नीचे बनेगा साइन कोस। क्लियर। ऊपर भी साइन कोस बनेगा, नीचे भी साइन कोस। साइन कहाँ पर डिफाइन नहीं होता, n पाई पर। क्लियर। कोस कहाँ पर डिफाइन नहीं होता, 2n + 1 पाई बाई 2 पे। ठीक है। तो इसका मतलब हम x की क्या वैल्यू नहीं ले सकते, n पाई
मतलब क्या वैल्यू नहीं ले सकते, एन पाई नहीं ले सकते और 2n+1 पाई/2 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अब देखो, जब मैंने एन पाई लिखा तो मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया इवन मल्टीपल ऑफ द पाई/2, और ओड मल्टीपल हमारे पास पाई/2 के पहले ही था। तो इसका मतलब न तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर डिफाइन है, न ही ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर डिफाइन है। इसका मतलब ये पाई/2 पर ही, जो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके का इसका ग्राफ बनाइए, इस तरीके का ग्राफ बनाइए आप, और जहाँ पर पाई/2 के इंटीग्रल मल्टीप्लाई है वहाँ पर हमें एक ब्लैंक डॉट लगा देना है। तो आप यहाँ से इस फंक्शन को ग्राफ को देख सकते हैं, और आप इस फंक्शन का जब ग्राफ को देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि इस फंक्शन का जो क्या है, जो इस फंक्शन का पीरियड है वो पाई/2 आ रहा है। क्लियर? सो यहाँ पर आप सीधा 1 लिखकर आंसर न दें कृपया करके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब हमारे पास में देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फंक्शन हमारे पास में दे रखा है √x - 3x। ठीक है, और x की वैल्यू 3k से लेकर 3k+1 से तक दे रखी है, और k की वैल्यू इंटीजर है। ये हमें फाइंड करना है कि ये हमारे पास में पीरियोडिक है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, k की वैल्यू क्या रखो, यहाँ पर k की वैल्यू रख दो 1। जब आप पहले क्या रखो, मान लीजिए अब 0 रखो, क्योंकि इंटीजर तो दे रखा है। तो जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगी तो ग्राफ किसका बनना चाहिए, √x का ग्राफ बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर 0 से लेकर मैंने कहाँ तक, 0 से लेकर मैंने k की वैल्यू जब यहाँ पर 0 पुट करी तो ये बन जाएगा 3। तो 0 से लेकर 3 तक ग्राफ क्या बनेगा, √x का। क्लियर? अब ऊपर देखो, जब मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो 3 से लेकर 6 तक ग्राफ किस तरीके का बनना चाहिए, 3 से लेकर 6 तक √x - 3 वाला ग्राफ बनना चाहिए। और √x - 3 का ग्राफ इस तरीके का होता है, आपको पता होगा। तो आप इस तरीके से ग्राफ को बना लीजिए, फिर आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि जो ये फंक्शन है ये रिपीट हो रहा है, और कितने पर रिपीट हो रहा है, इसके जो पीरियोडिक फंक्शन है वो कितने पर रिपीट हो रहा है, 3 पर रिपीट हो रहा है। तो इसका पीरियड कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज f इज इन इवन फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 दे रखा है। सो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसको पढ़िए। सबसे पहले आप कुछ देर के लिए इसको खुद ट्राई भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको ट्राई भी कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज कर लीजिए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो इसमें देखिए कि f हमारे पास में कोई इवन फंक्शन दे रखा है। ठीक है, जिसका पीरियोडिक है जो कि, और उसका पीरियड 2 है। क्लियर? और उस फंक्शन भी दे रखा है -sin πx/2 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0 के बीच में। क्लियर? तो हमें फाइंड करना है f ऑफ 11/3 की वैल्यू। देखो, जब भी मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो आपको sin इनवर्स sin x का ग्राफ आना चाहिए। ये sin इनवर्स sin x का ग्राफ है, यहाँ से देख लीजिए आप इसको, ये sin इनवर्स sin x का ग्राफ है। क्लियर? अब जब यहाँ पर मैंने π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तब इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पर इसको डिवाइड करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर π/2 को अगर मैं 2π से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। बिल्कुल क्लियर? अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन की इक्वेशन, इन लाइन की इक्वेशन भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्लियर? जैसे यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि 2π - x इस लाइन की जो इक्वेशन होती है 2π - x होती है। इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो x - π होती है। इस तरीके से इस लाइन की इक्वेशन -x + π होती है। इस लाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x है। ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में।
ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्लियर। फिर आप देखो ये कितना है, ये 11/3 है। 11/3 का मतलब 3 पॉइंट कुछ होगा, तो 3 पॉइंट कुछ यहाँ पर लाई करेगा, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पर लाई करेगा तो इसका मतलब ये इसमें वैल्यू पुट करनी होगी हमें 2 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन में 2। ठीक है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 पाई माइनस पाई एक्स अपॉन में 2। क्लियर। जब मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करी तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, π/6, क्योंकि ये ऊपर बन जाएगा 11, नीचे बन जाएगा 6, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 माइनस 11 पाई इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ पर बन जाएगा पाई अपॉन में 6। दैट इज योर आंसर। ओके, क्लियर। ये हमारा आंसर है। और ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर x के साथ में कोई चेंज छेड़खानी नहीं हो रही है, स्पष्ट बात ये है, अगर देसी भाषा में बोलना चाहिए हम, तो यहाँ पर अगर x के साथ कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उस जो हमारे पास में f ऑफ x फंक्शन है, इसमें कुछ भी लगा लो आप, कुछ भी अलजेब्रिक फंक्शन ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसका फंक्शन हमारे पास में जो ये फंक्शन जो बनेगा फाइनल में हमारे पास में, उसका उस फंक्शन का पीरियड भी हमारे पास में t ही रहेगा। क्लियर। ये हमारे पास में आई थिंक आप सभी को क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में ये है कि अगर t के साथ में किसी की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उस फंक्शन का जो पीरियड है वो t अपॉन मोड k से चेंज हो जाता है। क्लियर। ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है और इस पे कई क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ही हमारे पास में गिवन है, फाइंड द पीरियड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3 + 2 sin पाई एक्स अपॉन में 3 + 2। अब आप यहाँ पर देखिए साइन वाले फंक्शन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है, ये बात हमको क्लियर है। इसकी यहाँ पर x से किसकी मल्टीप्लाई की गई है, पाई अपॉन 3 से मल्टीप्लाई की गई है। तो आप क्या करें, आप 2 पाई को डिवाइड कर दीजिए π/3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 6। ये बात क्लियर है हमारे आई थिंक आप सभी को। लेट मी जूम इट। हाँ, ये हमारे पास में क्या गया आंसर 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हमारे पास में गिवन है कि साइन अंडर रूट ऑफ GIF AX, ठीक है, हैज पाई, क्या कह रहा है कि हैज पाई एज द पीरियड, हैज इट्स फंडामेंटल पीरियड, देन द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ a फाइंड करनी है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली बात तो साइन वाले का फंक्शन 2 पाई होता है, अगर x के कोई मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चल जाएगा, तो 2 पाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ GIF ऑफ a इज इक्वल टू पीरियड, और पीरियड कितना है, पाई है, तो यहाँ पर पाई आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, और अंडर रूट GIF ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 हो जाएगा। जब मैं स्क्वायर करूँगा तो GIF ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो a की अगर GIF इज इक्वल टू 4 है तो a की वैल्यू 4 से लेकर 5 के बीच में आएगी, ऑब्वियस एक बात है, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ओके, क्लियर। ठीक है, सो आज के लिए काफ़ी है। और आप में से आप काफ़ी सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप बुक बताइए कि कौन सी बुक आपको प्रीफर करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ ही टाइम पे, जिसमें हम बुक्स डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक्स बहुत अच्छी हैं, जैसे टाटा मैग्रो हिल की जो। और अभी जो मैं फ़िलहाल जो मेरे पास में बुक है वो फंक्शंस एंड ग्राफ है, जो बाय विनय सर द्वारा बुक है, ये जो मैं अभी आपके लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक्स टू विनय सर। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।